हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाइए और फटाफट बताइए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। जल्दी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट बताइए। लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था ये बताओ। मैं तो ये देखने गया था कि चाय बनाया था मैंने, कहीं गैस जलता हुआ तो नहीं छोड़ दिया मैंने। अर्थिंग पढ़ा था। अच्छा, अर्थिंग करने से क्या होता है? तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। किसी भी स्फीयर को या कंडक्टर को अर्थ से जोड़ते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जीरो पोटेंशियल करने के लिए क्या चार्ज भी जीरो होगा? नहीं, चार्ज जीरो हो ये जरूरी नहीं है। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 9 में आज का हमारा जो गोल है वो लास्ट लेक्चर का होमवर्क एंड फील ऑफ कैपेसिटर। फील ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की थोड़ी सी फील दिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताइए कि लास्ट लेक्चर का होमवर्क क्या था, फटाफट बताइए। तो लास्ट लेक्चर का होमवर्क तो शायद मैंने करा ही दिया था यार, कि एक स्फीयर लिया था और दूसरा स्फीयर मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और आपसे बोला था कि इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले को अगर हम ग्राउंड कर दें, अंदर वाले को ग्राउंड कर दे, गिवन चार्ज उस पर था कुछ Q1 एंड Q2, तो अंदर एंड बाहर पे फाइनल चार्ज बताइए। तो आपने बोला था कि ग्राउंड करने के बाद बाहर वाले पर चार्ज चेंज नहीं होगा, बाहर वाले पर चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाहर वाले पर चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज किस पर चेंज होगा? जिसको आप ग्राउंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि Q1 Q2 चार्ज दिया था, अभी ग्राउंडिंग हटा देता हूं, ग्राउंडिंग यहां करता हूं, ये फोटो फिर से बना लेता हूं कि यही सिचुएशन था और हमने क्या किया कि इसको ग्राउंड किया। हमने क्या किया? इसको ग्राउंड किया। कैसे ग्राउंड किया? अंदर वाले को इस तरीके से लेके हमने ग्राउंड कर दिया। क्लियर है? क्लियर है। अब जिसको ग्राउंड करते हैं उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ये चार्ज क्या सेम ही रहेगा? हां, क्योंकि बाहर वाले को तो आपने किसी कंडक्टर से जोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया आपने, तो बाहर वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज Q2 ही रहेगा। अंदर वाले पर फाइनल चार्ज मैं कुछ Q मान लेता हूं। अब इसके सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। किसके? इनर स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इस चार्ज की वजह से इसी के सरफेस पर पोटेंशियल लिखेंगे तो KQ इंटू स्मॉल आर, प्लस इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इसके आउटर सरफेस पे होगा, क्या हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही प्रोड्यूस करता है चार्ज? तो इसके वजह से पोटेंशियल यहां पर लिखोगे मतलब स्फीयर के अंदर, तो सरफेस के बराबर पोटेंशियल देगा KQ2 बाई कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है इसको उधर ले जाएंगे, K से K कट जाएगा, तो यहां से जो Q आ रहा वो आ रहा माइनस Q2 स्मॉल r बटा कैपिटल R। ये आंसर आएगा। क्या आप सभी लोगों का यही जवाब आया है? और जिसको आपने ग्राउंड नहीं किया है उस पर चार्ज चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं लेता। एक सवाल बेटा एक और ये वाला है। क्या है सवाल? ध्यान से देखिएगा। अभी की जो है वो आपका ओपन है। की क्या है? ओपन है। ध्यान से देखिए, ये की है, ये क्या है? की है। की को जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो ग्राउंड हो जाएगा। की अभी क्या है? ओपन है। एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया हमने। क्या लिया? न्यूट्रल कंडक्टर लिया। उस कंडक्टर का रेडियस R है और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहां पे Q चार्ज हमने रख दिया। तो जब हम की को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज स्फीयर पे कितना आ जाएगा? बहुत आसान सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर व्हेन की इज क्लोज्ड। व्हेन की इज क्लोज्ड,
क्या मैंने स्फीयर को कोई चार्ज दिया है? नहीं, स्फीयर को तो कोई चार्ज हमने दिया ही नहीं है। स्फीयर को कोई चार्ज हमने नहीं दिया है। जब तक की ओपन रहेगा स्फीयर न्यूट्रल रहेगा। हाँ, हो सकता है इंडक्शन की वजह से यहां प्लस रखा है तो यहां पे कुछ माइनस आ जाए, यहां पे प्लस आ जाए। इंडक्शन होता है ना कुछ, इंडक्शन की वजह से यहां पे प्लस यहां पे माइनस हो सकता है जब तक की ओपन है तब तक। जैसे मान लो की ओपन की एनालिसिस करें तो ये कंडक्टर है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। बताओ प्लस की वजह से यहां पे क्या, अगर 5 निगेटिव आता है, 1 2 3 4 5, तो क्या इधर 5 पॉजिटिव भी आएगा? हाँ सर 5 पॉजिटिव भी आएगा, बात खत्म। तार तो ओपन है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ग्राउंड तो हमने किया नहीं। अब बताओ इस पर फाइनल चार्ज कितना आ गया? 0। क्योंकि जब तक किसी स्फीयर को आप किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक किसी स्फीयर को आप किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उस पर चार्ज का ट्रांसफर थोड़ी ना होगा। आना जाना तो होगा नहीं, चार्ज का आना जाना तो होगा ही नहीं। शिट, चार्ज का आना जाना तो होगा ही नहीं। और ये केस तो हम देख चुके हैं ना कि इंडक्शन की वजह से चार्ज का जो सेपरेशन होता है, वो केस तो हम देख चुके हैं कई बार। हाँ सर, वो केस तो हम देख चुके हैं। यहां पे सवाल कुछ और है। यहां पे सवाल क्या कहता है? अर्थिंग का सवाल है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे, मतलब इस स्फीयर को तुम क्या कर रहे हो? ग्राउंड कर रहे हो। ग्राउंड करते से ही इस स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सरफेस का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आपने जिसको ग्राउंड किया है उसका टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है सर। प्लस क्यू यहां से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब मान लो जिसको मैंने ग्राउंड किया उसके सरफेस का पोटेंशियल 0, तो उसके सेंटर का पोटेंशियल भी 0, क्योंकि कंडक्टर तो इक्वल पोटेंशियल रीजन क्रिएट करता है। अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल 0 तो अंदर हर जगह सेम होगा, यहां भी 0 होगा, तो इसके सेंटर का भी नेट पोटेंशियल क्या होगा? 0। अब इसके सेंटर पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से लिखो, तो लिखोगे K कैपिटल Q बाई स्मॉल r, और यहां पर कोई Q डैश चार्ज मान लो, इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? प्लस KQ बाई कैपिटल R, क्योंकि ये चार्ज सरफेस पर है, ये चार्ज तो स्मॉल r डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू 0। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस Q कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये आंसर आएगा। बताओ, बिल्कुल बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप यहां पे बताइए, अगर Q चार्ज दिया होता तो कैसे करते? पोटेंशियल कैसे निकालते? कहां पे Q चार्ज दिया होता बेटा? कहां पे Q चार्ज दिया होता? इसके सरफेस पे Q दिया होता, तो वो तो चार्ज ट्रांसफर होगा। जिसको हम ग्राउंड करते हैं उस पर हमने कितना चार्ज दिया इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसा कि ये सवाल देखिए, इस पर हमने Q1 चार्ज दिया था, इस पर Q2 चार्ज दिया था ना, ये इसके गिवन चार्जेस हैं। अब मुझे बताओ, जिसको मैंने ग्राउंड नहीं किया उस पर तो चार्ज सेम, और जिसको ग्राउंड किया उस पर कितना दिया उससे डैश फर्क नहीं पड़ता, उस पर तो चार्ज ट्रांसफर होके इतना बैठेगा कि उसका पोटेंशियल 0 हो जाए जिसको मैंने ग्राउंड किया है। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया? प्लस क्यू की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा? बताते हैं क्यों नहीं लिखा। क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम आएगा कि डिफरेंट? सर अब कहां लिखोगे, क्योंकि इस पॉइंट चार से तो डिस्टेंस अलग अलग है, सेंटर पे एक ही पोटेंशियल आएगा, इसलिए हमने सेंटर पे लिखा। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, क्लियर है क्या? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया ये सवाल? अच्छा है। अच्छा, ये सवाल और इस सवाल में कोई खास फर्क नहीं है। हमें तो जिसको ग्राउंड करते हैं ना उसका पोटेंशियल क्या करना होता है? 0 करना होता है। आइए अब हम समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह सकते हो। कैपेसिटर इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज। कोई भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे स्टोर करेगा? चार्ज को स्टोर करके, क्योंकि जहां पर चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगा। जैसे मान लो कि तुम रामलाल हो,
और तुमने अपने सर पर एक टोकरा रखा है और उस टोकरा पर बहुत सारे पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके जा रहे हो, तो क्या मैं तुमको कह सकता हूं कि तुम कैपेसिटर हो, रामलाल कैपेसिटर? क्यों रामलाल कैपेसिटर? क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। कैसे? बाय स्टोरिंग चार्ज। अब तुम कटोरा लेके, सॉरी टोकरी लेके चार्ज लेके जा रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि तुम कैपेसिटर हो। हां सर, कैसे? क्योंकि मैं चार्ज लेके जा रहा हूं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। सर चार्ज स्टोर करके क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा। जैसे मान लो ये स्फीयर है जिसका रेडियस है r, इस पर मैंने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो जैसे ही मैंने इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसने क्या स्टोर किया? इसने एनर्जी स्टोर करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करी। तो बड़ा सिंपल और सोबर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज। बताओ, क्या ये स्फीयर चार्ज को स्टोर कर रहा है? हाँ कर रहा है सर, देखो ये चार्ज है। क्या इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई? हाँ आई। कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? अंदर में स्टोर है क्या? नहीं, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर जीरो होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है कहां? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके इंफिनिटी तक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसने स्टोर किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored by sphere is from surface to infinity। सरफेस टू इंफिनिटी, यहां पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग हो रही है? हां। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक एनर्जी जाएगा, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक एनर्जी जाएगा। हां या ना? अच्छा, मैं तुमसे बोलूं कि ये कैपेसिटर तुमको पसंद है तो क्या बोलोगे? हां कि ना? बताओ, तुमको ये कैपेसिटर पसंद है कि नहीं है? बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हें ये कैपेसिटर पसंद है, कैसा कैपेसिटर है, अच्छा कि बेकार? ये कंडक्टर है भाई साहब, बोला स्फेरिकल कैपेसिटर, कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग भी हो तो भी चलेगा। कैसे सर? नॉन कंडक्टर पे चार्ज रख सकते हैं, हां, तो चार्ज को स्टोर कर लिया, हां, तो उसके वजह से एनर्जी आएगी, हां, अच्छा ठीक है। तो ये कैसा कैपेसिटर लग रहा तुमको, अच्छा कि बेकार? मैं तो पानी लेने गया था भाई, प्यास लग रहा था। तू पानी पिएगा? ए यार भिखारी आदमी है, ले ले ले, ले पी पी पानी, ले 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 पी ले 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 पानी पी ले, और पिएगा पानी? ले ले पी ले पी ले ले। कहाँ रख दिया पानी? नीचे जमीन पे फैला दिया पूरा, ले पी ले, लेट लेट के पानी पी, पानी पिएगा। क्या तुम पानी जो मैंने रखा है उसको पी सकते हो? हां सर। क्या ये पानी तुम्हारी प्यास बुझाएगा? हां, पानी है तो प्यास बुझाएगा। कैसे पियोगे पानी? लेट जाओ, ऐसे पियो। सर अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या जब तक वो पानी, ध्यान से देखना, जब तक वो पानी इस ग्लास के अंदर सिर्फ इसी बाउंडेड रीजन में अवेलेबल था तो वहां से पानी पीना इजी था? हां सर, वहां से पानी पीना बहुत आसान था। कैसे? लो ये पानी देखो, यहां से ये पानी पीना बहुत आसान है, जस्ट तुम्हारे मुंह के अंदर खींचेगा। मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो, देखो पानी पिला, तो देखो, तो आसान था। लेकिन जब मैंने पानी को पूरे फर्श पे फैला दिया तो उस पानी को पीना तुम्हारे लिए मुश्किल था। हां सर। क्या वो पानी है? हां पानी तो है, लेकिन वो यूज का पानी नहीं रह गया। इससे कभी क्या कहना चाहता है इस कहानी से? इस कहानी से कभी कहना चाहता है कि ये कैपेसिटर तो है लेकिन ये बेकार कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्यों है? क्योंकि चार्ज स्टोर करके एनर्जी स्टोर कर रहा है। लेकिन ये अच्छा कैपेसिटर है कि बेकार? ये बेकार कैपेसिटर है। क्यों बेकार कैपेसिटर है? क्योंकि ये एनर्जी स्टोर तो कर रहा है लेकिन ये एनर्जी कहां स्टोर है? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एनर्जी को यूज करो तो तुम यूज कर पाओगे? नहीं। कैसे यूज कर पाओगे बताओ? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक एनर्जी है। एनर्जी अगर बाउंडेड रीजन में अवेलेबल होता तो उसको तुम बड़े आसानी से यूज कर सकते थे। क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना,
ये डाउट भेजने वालों ने, सर ये जो आपने डाउट भेजा है जरा इसको पढ़ा था क्या आपने? ये पढ़ा था? ये डाउट आपने पढ़ा था? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ क्या लिखा हुआ जरा पढ़ना। सर क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसका सेंस क्या है? इस मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है? क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है मतलब क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है। थोड़ा कैपेसिटर समझा तो लेने दे, फिर बैटरी पे आता हूं। ऐसे ही आगे तेज चलना है इनको। अरे ये कैपेसिटर का फील आता नहीं है इनको, और इनको और तेज चलना है। देखो क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अच्छा यहां पे पूछ रहा है क्यू चार्ज की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या मतलब बना इसका? अरे यार कोई बात नहीं, चलो यहां पे समझते हैं। तो ये जो स्फीयर है जिस पर मैंने चार्ज रखा है वो एक अच्छा कैपेसिटर है कि बेकार कैपेसिटर है? ये बहुत बेकार, महाबाह्यात और घटिया स्फीयर है। क्यों घटिया स्फीयर है? क्योंकि जो यहां पर एनर्जी स्टोर है वो सरफेस से लेके इंफिनिटी तक स्टोर है, वो हमारे काम का नहीं है। मतलब जब तक कोई, जैसे मान लो यहां पे पानी था, तो पानी इस पर्टिकुलर रीजन में जब तक स्टोर है तब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी फर्श पे फैला दिया और वो ऐसे पूरा यहां से वहां तक भिगा दिया सरफेस को, तो पीने के लायक ही नहीं बचा। कैसे पियोगे? तो फैल गया पूरा, उसको तो पी नहीं सकते, तो यूज का नहीं है। अच्छा थोड़ा सा तो फील आया, क्या मैं इसको कैपेसिटर बोल सकता हूं? सर बोलने के लिए तो बोल दो, क्योंकि चार्ज स्टोर किया इसने, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी इंफिनिटी से सरफेस तक है। अब आगे चलते हैं। मान लो एक प्लेट है, एक सिंपल सा प्लेट है, और उस पे मैंने ये चार्ज रख दिया। क्या ये कैपेसिटर है? हाँ ये कैपेसिटर है, लेकिन कैसा कैपेसिटर है? ये बेकार कैपेसिटर है। कैसे? अब मान लो प्लेट पर रख दोगे तो इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जाएगी, तो ये किस तरह के इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हुआ? बेकार कैपेसिटर हुआ। अच्छा मान लो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, बड़ा फेमस है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। एक कैपेसिटर लिया हमने, एक प्लेट लिया और दूसरे प्लेट के साथ रख दिया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बेकार? तो ये भी बेकार कैपेसिटर है, ये भी बेकार कैपेसिटर है। क्यों सर? कभी अच्छा कैपेसिटर बना पाएंगे हम देखते हैं, लेकिन ये अभी बेकार है। रीजन क्या है बेकार होने का? कि इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है जीरो। कैसे? इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से आगे, और इसी पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से पीछे, नेट जीरो होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो है। कैसे? इस पॉजिटिव की वजह से आगे और ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से आगे, तो यहां पे सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहां भी सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसके वजह से एनर्जी आएगी, वो एक लिमिटेड रीजन में है कि बहुत दूर तक फैला हुआ है? ये भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। जरा फील करो, यह कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि चार्ज को जो रख लेगा वो कैपेसिटर है। लेकिन ये भी बेकार है, एक प्लेट लिया वो भी बेकार है, दो प्लेट का कॉम्बिनेशन लिया वो भी बेकार है। तो कच्चा कैपेसिटर कैसे बनेगा? मान लो मैंने ये प्लेट लिया और ऐसा ही एक और प्लेट लेके मैंने यहां पे रख दिया। एक पर रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे हमने रखा निगेटिव चार्ज। अब हम ध्यान से देखें तो इस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा वो जीरो आएगा। निकाल के देखो, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया है आपको। माइनस की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, हां, और प्लस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। नेट क्या हो गया? जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से दूर और माइनस के लिए इसकी तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में आएगा? हां। तो ये कैसा कैपेसिटर हुआ सर? ये अच्छा कैपेसिटर है, गुड कैपेसिटर। तो जिसका इंतजार था, क्या तुम्हें वो समझ आया?
फॉर्मूला तो मैं 2 सेकंड में लिख दूंगा और समझा दूंगा, लेकिन जो कैपेसिटर का फील है, क्या तुम्हें वो आया? सर थोड़ा थोड़ा आया, बस थोड़ा ही ले सकते हो, धीरे धीरे आएगा। देखो कैपेसिटर ये भी है लेकिन बेकार, कैपेसिटर ये भी है लेकिन बेकार, कैपेसिटर ये भी है लेकिन बेकार। अच्छा कैपेसिटर ये हुआ। मतलब हम सिंपल सा डेफिनेशन कैपेसिटर का तो ये बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? नहीं सर, नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट डेफिनेशन? सर इस डेफिनेशन से कहां पता चल रहा है कि ये सब बेकार है और ये अच्छा है? कोई ऐसा डेफिनेशन बताओ कैपेसिटर का जिससे हमें ये फील आए कि सच में ये अच्छा कैपेसिटर है। बताओ, जिससे हमें फील तो आना चाहिए ना कि अच्छा कैपेसिटर और बेकार कैपेसिटर कौन सा होता है। फील तो आना चाहिए ना। देखो इसको विजुअलाइज करने का एक तरीका और है मेरे पास, जहां पर तुम देख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल। थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूं जिससे तुम्हें दिख जाए। देखो बेटा, यहां पर चार्ज हमने इस बैटरी से पॉजिटिव दिया, यहां पे नेगेटिव दिया। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना? नहीं बना। बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है? सर क्योंकि पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के लिए इसकी तरफ जाएगा नेट 0, यहां नेट 0। इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है। अब तुम इस चीज का फील नहीं भी लेते कि एनर्जी कहां पे स्टोर है तो काम चल जाता, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि हम ऐसा सिस्टम, ऐसा कैपेसिटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वजह से एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में स्टोर हो। देखो पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी स्टोर है। वोल्टेज बढ़ाएंगे और ज्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा। समझ में आ रहा? स्विच ओपन रहेगा क्या? और अच्छे से फील करना। यहां देखो, ये समझो, ये समझो। ओके 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 ओके। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं इस बैटरी का पोटेंशियल 0 कर दिया। यहां पे देखो 0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, -1.5 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल मैंने क्या किया हुआ है? एकदम 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल है। हां सर, कोई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा। कुछ चार्ज कर देंगे तब यहां पे पॉजिटिव देंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। देखो ये कैसे एरो बन रहा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊं क्या? अब देखो कैसा बन रहा। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? सर इस पॉजिटिव का होगा इससे दूर, लेकिन उतना ही इस नेगेटिव का इसकी तरफ होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। देखो कितना ब्यूटीफुली इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज्ड है। तो जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्या उसके फील भी आपको आई? बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटर का असली डेफिनेशन और बढ़िया डेफिनेशन क्या होगा? तो कैपेसिटर का बढ़िया डेफिनेशन होगा कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, combination of capacitor used to store electrostatic, combination of two conductor, combination of two conductor, combination of two conductor, combination of two conductor, conductor used to store electrostatic energy by storing charge where equal and opposite charge, equal and opposite charge, opposite charge on both the on both कंडक्टर। मतलब मान लो कोई एक कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तभी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से अरेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अरेंज होगा। तो कंडक्टर एक कैपेसिटर एक कंडक्टर से बनाना चाहिए कि दो कंडक्टर से बनाना चाहिए? ये बताओ। कैपेसिटर एक कंडक्टर से बनाना चाहिए कि दो कंडक्टर से बनाना चाहिए? सर दो कंडक्टर से बनाना चाहिए, दो प्लेट से बनाना चाहिए। देखो यहां पे दो प्लेट से हमने बनाया, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज वेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहां पे देखिए लिखा है, मैंने नीचे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर carrying equal and opposite charge can be called as a capacitor, can be called as a capacitor। मान लो यहां पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल V1 आया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल V2 आया। तो इस पेयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डिफाइंड होता है, इस पेयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डिफाइंड होता है चार्ज, जो यहां पे प्लस माइनस चार्ज रखा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, ये कैपेसिटेंस का
फॉर्मूला आ गया। जब भी दो कंडक्टर का पेयर होगा, एक पे रखोगे पॉजिटिव, दूसरे पे रखोगे निगेटिव, जितना डाइपोल जैसा सिचुएशन क्रिएट करोगे, लेकिन हवा में नहीं चार्ज रख रहे हो, किसी प्लेट पर, कंडक्टर पर रख रहे हो, जितना प्लस उतना माइनस, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बटा पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटेंस होता है। लेकिन इसको और अच्छे से हम थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं आपको। फॉर वन स्फेयर, सिंपल एक स्फेयर के लिए हम समझते हैं पहले। मान लो ये स्फेयर है, इसका रेडियस है r। अब मैं इसका कैपेसिटेंस देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इस पर चार्ज मैं स्टोर कर पाऊं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है सर, जितना ज्यादा इस पर चार्ज स्टोर कर पाओगे उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। मान लो कोई एक बाल्टी है, तो बाल्टी में पानी ज्यादा आएगा कि ग्लास में पानी ज्यादा आएगा, ये बताओ। थोड़ा फील करना जरूरी, 1 मिनट रुकना। बाल्टी में पानी ज्यादा जमा होगा कि ग्लास में पानी ज्यादा जमा होगा? मान लो कोई एक बाल्टी है। अब मान लो एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी, इसको भी समझना थोड़ा सा। अब बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है पानी जमा करने की? सर इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द सरफेस। ऐसा क्यों? ऐसा जरा समझना। मान लो एक स्फीयर है छोटा सा और एक स्फीयर है बड़ा सा, इन दोनों पे तूने क्यू चार्ज रखा, किस पर ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा बताना? किस पर ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा? ये स्मॉल आर रेडियस है, तो के चार्ज क्यू बटा रेडियस आर, ये हो गया इसकी पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल क्या होगी बेटा? के क्यू बाई स्मॉल आर। तो जिसकी रेडियस छोटी है, लॉजिकली थोड़ा कंसेप्चुअली समझना, जिसकी रेडियस छोटी है, ऑब्वियस सी बात है सर, रेडियस छोटा है, छोटे से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पे पोटेंशियल कम होगा। अब किस स्फीयर पर और चार्ज रखना इजी है, छोटे वाले पे कि बड़े वाले पे? तो छोटे वाले पे जब चार्ज रखने जाओगे तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, तुमको एक्स्ट्रा चार्ज रखने के लिए ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या मुझे? हां सर, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा उतना ज्यादा चार्ज रखने में कष्ट आएगा। यहां पे चार्ज रखना इजी है क्या? हां, यहां पर चार्ज रखना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल कम डेवलप हुआ। क्या दोनों पे मैंने चार्ज की वैल्यू सेम रखी है? हाँ, चार्ज की वैल्यू सेम रखी। फिर से समझाता हूं, जरा इसको 2 मिनट रुक के कंसेप्चुअली फील करना। मान लो एक व्हाइट कलर का स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, उस पर चार्ज रखा क्यू, तो इस पे पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। रेडियस बड़ी है तो पोटेंशियल छोटी होगी। और एक मान लो छोटा स्फीयर है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इस पर भी चार्ज रख दिया क्यू, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई स्मॉल आर। रेडियस छोटा तो पोटेंशियल बड़ा। अब लॉजिकली अगर मैं कोई और छोटा सा अमाउंट उठा के मैं इस पे रखना चाहता हूं तो इस स्फीयर पे रखने पे ज्यादा कष्ट आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है यहां पर, और हायर पोटेंशियल पे इस चार्ज को उठा के ले जाने में पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कष्ट आएगा। यहां पे चार्ज को और स्टोर करना इजी है। तो हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाए उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चार्ज हम रख सकते हो उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, और उसके वजह से जितना कम पोटेंशियल डेवलप हो उतना आसान होगा। मतलब पोटेंशियल उस पर जितना कम डेवलप होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा मानी जाएगी। इस दोनों इक्वेशन को हम मिला दें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है Q बाई V। ये 1 कंडक्टर के लिए, फॉर 1 कंडक्टर। 2 कंडक्टर के पेयर के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो जब हम पेयर की बात करेंगे, फॉर पेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर की बात करेंगे, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर Q बटा V1 माइनस V2। एक के लिए Q बटा V और 2 के लिए Q बटा V1 माइनस V2। अब आता है कि जो ये कैपेसिटेंस है, क्या वो चार्ज पर डिपेंड करता है? नहीं। ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन चार्ज। ये चार्ज कितना रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। सर आपने तो अभी बोला कि जितना ज्यादा हम चार्ज रख सकते हैं उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी। हां, वो बात तो सही है,
लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू उस इंस्टेंट पर उस पर कितना चार्ज रखा है उस बात पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। ये तो उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सर ये समझ नहीं आया, इसलिए मैं बाल्टी लाया था। 1 मिनट में ऐसा फील आएगा ना, मजा आ जाएगा। ये बाल्टी है और इसकी क्षमता है 20 लीटर की। ऑब्वियस सी बात है, जितना हम पानी ज्यादा जमा करेंगे कैपेसिटेंस ज्यादा, पानी जितना जमा करेंगे इसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। अब इसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है। सर समझ आ गया। अब इसमें मैंने पानी सिर्फ 1 लीटर रखा है, देखो। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? सर 20 लीटर की। पानी कितना रखा है? सर पानी तो 1 ही लीटर है, तो कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर की। अब इसको खाली कर देता हूं, ले पानी फेंक दिया मैंने। अब इसकी कैपेसिटी बोल, 20 लीटर की। इसमें पानी है नहीं सर, पानी तो नहीं है। कैपेसिटी कितनी? 20 लीटर की। तो कैपेसिटेंस किसी चीज का किस बात पे डिपेंड करता है? उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। मान ले ये दोनों आइडेंटिकल बैटर वो है, बकेट है, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी 20-20 लीटर की है। इसमें पानी नहीं है और इसमें थोड़ा सा पानी है। अब बता, दोनों की कैपेसिटी कंपेयर कर। सर बराबर। दोनों की कैपेसिटी बोल, बराबर। तो सर ये लेकिन आपने क्यों बोला कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा? भाई जिसमें जितना ज्यादा पानी जमा होगा वो उतनी बड़ी कैपेसिटी की बाल्टी। सर ये बात तो ठीक है, जितना ज्यादा पानी मैं जमा कर पाऊंगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी की बाल्टी होगी। अब तू गया बाल्टी मांगने, दुकानदार तुम्हें दे रहा, ले। तो क्या ये बाल्टी है? नहीं। इसमें कितना पानी आएगा? सर 300 ग्राम। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? इसकी, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा जमा हो सकता है। तो जितना ज्यादा चार्ज या पानी में जमा कर पाऊंगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन उस समय उस पर कितना चार्ज रखा है या इसमें कितना पानी है, कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती। क्या बताओ, फील है कि नहीं है? बताओ। सर ऑफलाइन होते तो मजा आता। अब भाई ऑफलाइन होता तो मैं तुमको ऐसे थोड़ी ना पढ़ाता, पहले तो मैं अपना आंख बंद कर लेता। क्यों? तुम्हारी शकल कौन देखेगा? इतना गंदा भाई याद कटिए। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाता। चलो भाई, तो थोड़ा फील आया कि नहीं है? अब मैं मैथमेटिकली भी फील दिलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। सर एक अकेला कंडक्टर जो कि चार्ज कंडक्ट कर रहा हो, क्या उसको बेकार कैपेसिटर कह सकते हैं क्या? नहीं, चार्ज कंडक्ट करने वाले को कैपेसिटर नहीं बोलते, चार्ज स्टोर करने वाले को बोलते हैं, है ना। चार्ज बेटा स्टोर करने वाले को बोलते हैं। टू मच फीलिंग। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये तो मैं फिजिकली समझाया, अब मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। सर मैथमेटिक कैसे? सुनो, ओम्स लॉ इज इक्वल टू होता है V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V बाई आई। क्या किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है, क्या उससे फ्लो करने वाले करंट पर और वोल्टेज पर डिपेंड करता है? नहीं। रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट एंड वोल्टेज। तो किस बात पे डिपेंड करता है? सर वो वायर की प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाई आर होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हां, अब ओम्स लॉ तो है, ये ओम्स लॉ भाई, ओम्स चाचा का लॉ है, हल्के में मत लेना। ओम्स चाचा, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो जो रेसिस्टेंस है वो होगा वोल्टेज बाई करंट। क्या रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। रेसिस्टेंस तो एक वायर की, एक रेसिस्टर की प्रॉपर्टी है। हां सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। उसी तरीके से कैपेसिटर तो एक कंडक्टर या पेयर ऑफ कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। वो उस पर कितना चार्ज रखा है और कितनी पोटेंशियल डेवलप हुई है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। अब बता, मजे आए कि नहीं एकदम? हां सर और थोड़ा सा और फील दे दोगे तो मजा आएगा। और फील देते हैं, आओ।
कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है, मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पर मैंने कैपिटल Q चार्ज रखा, मान लिया। सर आपने बोला था कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे भाई नहीं करेगा, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मान लो मैंने Q चार्ज रखा। तो एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। हां सर होता है, हां सर होता है। इस पर चार्ज कितना रखा है Q, तो चलो चार्ज Q। उसके वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम ही होता है। तो पोटेंशियल कितना पोटेंशियल पे कंडक्टर है, Q डिवाइडेड बाई इस कंडक्टर कितने पोटेंशियल पे आया, तो के क्यू बाई आर। तो V को यहां पे रख दोगे के क्यू बाई आर। तो सबसे पहले यहां से Q से Q कटेगा, ये हो जाएगा R बाई के, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो इस K को लिखोगे 1/4πε0, वो ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू आया 4πε0 इंटू आर। मैं रिस्क नहीं लेगा, मैं साला रिस्क नहीं लेगा। इन गधों को पढ़ा के वैसे ही बहुत रिस्क लिया है मैंने अपने जीवन में, और नहीं लेगा। मैं पूरा लिखेगा, K की वैल्यू 1/4πε0, ये ऊपर चला जाएगा। ये कैपेसिटेंस आया। तो इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है किस बात पे डिपेंड कर रही है, तो 4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट मतलब इसके आसपास की मीडियम कौन सी है। दूसरा, इसका रेडियस कितना बड़ा है, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। बताओ बताओ सही है क्या? आइसोलेटेड कंडक्टर कैसे हो गई यार? सवाल तो तेरा सही है, आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं हो गई। वो एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन को कैपेसिटेंस कहते हैं, उसको चार्ज करने के लिए बैटरी जोड़ी है। भाई कैपेसिटर तो डेफिनेशन अलग हो गया, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी जोड़ी है। प्रशांत गौतम कह रहे हैं सर आपने पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नहीं पढ़ाया। बताओ, अपनी अपनी तरफ से 2-2 चप्पल प्रशांत को मारो। मैं सभी लोगों से सविनय निवेदन करता हूं कि प्रशांत को 2-2 चप्पल मारा जाए। ये नशे में से उठ के आया, मैं बोला रिंग का पोटेंशियल नहीं पढ़ा है। इसको 2-2 चप्पल मारोगे क्या सब लोग? 2-2 चप्पल मारो। अब पता नहीं, इसका नशा उतारो पहले। अब बोलो कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड साइज ऑफ कंडक्टर। रिंग का पोटेंशियल मैंने नहीं पढ़ाया है भाई साहब। 2-2 चप्पल मारो इसको खींच के, दोबारा ये दिखे ना यहां पे, स्पैमर है साला। बोलो, ये वाला पोर्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? ओके। अब जो कैपेसिटेंस होता है वो स्केलर होता है, वेक्टर। ये स्केलर है, एक वैल्यू है बस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नो डायरेक्शन। और जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो वो स्केलर होता है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है C इज इक्वल टू, तुमने बोला Q बाई V, तो कुलम पर वोल्ट। मैं C नहीं लिख रहा, नहीं तो C बाई V लिखूंगा, C से C काट देगा ये, कुलम पर वोल्ट। और इसी कुलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैराडे। हैं क्या बोलते हैं? फैराडे। सर फैराडे तो यूनिट ऑफ चार्ज था। फैराड क्या होता है? फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कहीं तो लिखा था मैंने, ये फैराड। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैराड, मतलब 1 कूलम पर वोल्ट। ये स्केलर होता है। एक कंडक्टर के लिए कैसे निकालते हैं और 2 कंडक्टर के लिए कैसे निकालते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। आओ, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैसे निकालोगे डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस? C इज इक्वल टू Q बाई V। हाँ लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं? जूल पर कुलम, कुलम ऊपर चला जाएगा तो कुलम स्क्वायर बाई जूल, तो ये डायमेंशन आ जाएगी। डैश किसी को समझ नहीं आएगा। आओ मैं निकाल देता हूं। कैपेसिटर का यूनिट तो फैराड हो गया, लेकिन मान लो डायमेंशन पूछ दे तो कैसे निकालोगे? तो सुनो, ये आपको आगे पढ़ना है कि किसी भी कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होती है ना भाई, वो होती है Q स्क्वायर बाई 2C। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से 2 तो देखो एक नंबर, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। C को हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई E। Q क्या है? कुलम स्क्वायर
और ई क्या है, एनर्जी। तो सबसे पहले चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होता है क्या, नहीं, हम करंट को लिखते हैं चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम, याद रखिएगा। तो चार्ज को लिखेंगे करंट इंटू टाइम का होल स्क्वायर, और एनर्जी आपका हो जाएगा mL/T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये होगा mL-2 m-1, m का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा m-1, L स्क्वायर ऊपर जाएगा L-2, और T नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर और ये बनेगा I स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, I स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा m-1 L-2 T स्क्वायर T का पावर 4 इंटू करंट का स्क्वायर। सर ये बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, लेकिन अगर आप यहां पे एनर्जी से निकालने की कोशिश करो तो इजी ही हुआ, पहले से तो इजी है। ये आगे पढ़ोगे, ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। E इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, 2 तो डायमेंशन लेस है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ई। क्यू बेटा चार्ज, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, तो चार्ज को लिखेंगे करंट का होल स्क्वायर इंटू टाइम का होल स्क्वायर, टाइम का होल स्क्वायर, और एनर्जी आ जाएगा mL/T-2। m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L का पावर -2, नीचे T-2 है, ऊपर जाएगा T स्क्वायर T का पावर 4, अन करंट का स्क्वायर। बेटा 2 बार कैलकुलेट कर दिया, अब तो रहम खाओ मेरे पर, थोड़ा रहम खाओगे क्या? हाउ कैन वी राइट I बिकॉज इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल एज नोट, सिंबल इज डिनोटेड बाय एम्पियर देन A। निकल यहां से, पतली गली से, पतली गली से निकल जी, पतली गली से। कहां पर क्या है, चरवाहा में। करंट का डायमेंशन हम I से भी लिखते हैं और A से भी लिखते हैं, ठीक है। यहां पे A स्क्वायर भी लिख सकता है, I स्क्वायर भी लिख सकता है, दोनों चलेगा। कई बार हम I स्क्वायर लिखते हैं, कई बार हम एम्पियर लिखते हैं, जरूरी नहीं है वो कि कैसे आएगा। भाई साहब एकदम चमन चोमू है यार। नेक्स्ट देखो, हमने ये समझ लिया C बराबर होता है Q बाई V, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ का स्लोप V को बताएगा, हाँ या ना? क्या हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ चार्ज पोटेंशियल ग्राफ इज कैपेसिटेंस, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे अगर मैं Q को रखूं, y एक्सिस पे Q को रखूं, x एक्सिस को पे V के रखूं, तो Q बाई वी सी होता है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा Q बाई वी को बताएगा, मतलब ये C को बताएगा। हां क्लियर है क्या? हां सर बहुत आसान है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, और हम आपके लिए पोल क्रिएट कर रहे हैं पूरे 1 मिनट का। चलिए बताइए प्लीज। क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा स्टार्ट पोल, मैंने आपके लिए पोल क्रिएट कर दिया। बताइए, फॉर 2 कैपेसिटर, 2 अलग अलग कैपेसिटर है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा यह आपको बताना है। चलिए भाई, चलिए देखिए कौन सा आंसर सही है।
तो कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम है, तो C2 इज ग्रेटर देन C1, C2, सी आंसर करेक्ट होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। देखते C 41%। अभिषेक, मेधा यादव, पीयूष, बहुत बढ़िया बेटा। 41% लोगों ने सही जवाब दिया और पैरेलली लगभग उतने ही लोगों ने बी जवाब दिया है। बेटा जब भी पढ़ाई करते हो तो मुंह नाक आंख कान खोल के पढ़ाई करने में कोई समस्या आती है क्या? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप वो 1 अपॉन कैपेसिटेंस को बताएगा। सर अभी तो आपने बोला था, अब एक घनघोर बायोलॉजी, रटने से काम थोड़ी ना चलता है, समझना भी पड़ता है। यहां पे क्या लिखा है? V अपॉन क्यू। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो V बाई क्यू को बताएगा और V बाई क्यू 1 अपॉन कैपेसिटेंस हुआ। तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। इसका स्लोप कम तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा तो इसकी कैपेसिटेंस कम। कितने बेवकूफ हो तुम बताओ, कितने बेवकूफ हो? मेजर कर सकते हो? और 10% जनता तो डी मार्क कर रही है, जबकि मैंने डी ऑप्शन ही नहीं दिया। सर अर्थ भी तो स्फीयर है, कि अर्थ का भी कैपेसिटेंस होगा? हां, ये एक नंबर में सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी? अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी? तो अर्थ इज स्फीयर, हेंस इट इज कैपेसिटेंस। तो अर्थ की कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम जानते हैं K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यही होता है क्या? हाँ सर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और R होता है 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करते, बहुत इजी है। 10 का पावर 9 है, यहां पे 3 से कैंसिल करो 6 आएगा, 2 और 0 कैंसिल करोगे और फिर ये सॉल्व करोगे तो 711 माइक्रो फैराड का मतलब है 711 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड। फैराड को हम स्मॉल में F लिख देते हैं। तो सर ये कैपेसिटेंस कम नहीं आई कैपेसिटर की, कुछ अर्थ की? अर्थ इतना बड़ा है तो उसकी कैपेसिटेंस 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड आया। हां, ये इसकी कैपेसिटेंस। से सॉल्व कर लो, यहां से आ जाएगा कैलकुलेट करके। सर बहुत कम है। हां, तो सर जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ये छोटा छोटा हम जो लगाते हैं, उसकी कैपेसिटेंस फिर कितनी हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी साहब? बहुत कम हो जाएगी। और भी कम होगी, अर्थ से तो कम ही होगी ना, अर्थ से तो कम ही होगी ना। अब एक सवाल है, ये इस सवाल को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सिमिलर कंडक्टिंग बॉल्स, टू सिमिलर कंडक्टिंग बॉल्स मतलब दोनों की रेडियस स्मॉल आर है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक पर चार्ज दिया हमने प्लस क्यू और दूसरे पर चार्ज दिया मैंने माइनस क्यू। प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d from each other, the radius of the each ball is small r and the separation between them is d, where d is very very greater than r। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा और इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि d बहुत 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 बड़ा है इसके रेडियस के कंपेयर में। ठीक है, अब इसके पेयर की कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस? जब एक कंडक्टर का निकालोगे तो Q बाई वी, पेयर का निकालोगे तो Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। अब इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, तो V1 माइनस V2 आ जाएगा। चार्ज Q और इस Q की वजह से इस कंडक्टर के पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाई स्मॉल r माइनस KQ बाई, ओके निगेटिव पोटेंशियल आएगा तो माइनस इस फॉर्मूले का और प्लस हो जाएगा KQ बाई r। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल q 2KQ बाई r, 2KQ बाई स्मॉल r। Q से Q कटेगा, स्मॉल r ऊपर चला गया तो स्मॉल r ऊपर, और 2K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये से कटेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये कैपेसिटेंस आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये दूसरा जवाब आएगा बी आर। अच्छे से देख लो, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। सर एक अकेला कंडक्टर 4 कंडक्ट कर रहा हो, ठीक है सर। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, यस समझा तो दिया, कितनी बार समझा दिया, कितनी बार समझा दिया। चलिए रिपीट सर। यस यस, मेरा मैथ वीक है। नहीं बेटा, तेरा शकल भी खराब है, तेरा फिजिक्स भी वीक है, तेरा बायोलॉजी भी बहुत खराब होगा, बायोलॉजी पढ़ने की भी औकात नहीं है तेरी।
13 नंबर पेज पे रिपीट अगेन। हाँ निकल यहां से। वहां पे देख बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, शर्म कर, आज से ही छोड़ दे पढ़ाई, आज से ही पढ़ाई छोड़ दे, क्या करेगा पढ़ के, गधा कहीं का। ये एक स्फीयर है, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, और एक स्फीयर ये है, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। मैंने आपको बोला आइडेंटिकल स्फीयर है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 बड़ा आर है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल नहीं आएगा, इसके वजह से ही पोटेंशियल यहां पे होगा, और इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा। तो जब भी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे बोलो, इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे और सेंटर पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग? अरे भाई, ये चार्ज की वजह से जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही कंडक्टर के अंदर हर जगह होगा। तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल बोलो V1 मानते तो क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, और इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर। डन। तो Q डिवाइडेड बाई, रख V1 को, के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस ऑफ माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर। अब यहां से ये स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा, के बाई आर माइनस माइनस प्लस के बाई आर, तो ये हो जाएगा 1/2 के बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर को ऊपर ले जा, बटा 2 के की वैल्यू लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कटेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा। नेक्स्ट, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप each of capacitance C joined together to form one large spherical drop, then capacitance of the bigger sphere is। बढ़िया सवाल है। बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल आर रेडियस का मान लो ड्रॉप है, एन ड्रॉप है, और ये सारे मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है आर रेडियस का। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी अगर हर एक ड्रॉप की पहले से कैपेसिटेंस सी है? तो कैसे करोगे? बहुत आसान है बेटा, सुनना। यहां पे एक स्मॉल ड्रॉप की मान लो कैपेसिटेंस सी है, उसको लिखोगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर आएगा। हां, हर की रेडियस स्मॉल आर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो एक छोटे ड्रॉप की रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और बड़े रेडियस की वैल्यू अगर तुम कैपिटल आर मान लेते हो तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। बस इतना समझ आया कि नहीं है? बस इतना समझ आया कि नहीं है? हाँ सर, ये तो समझ आ गया। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 है तुम्हारा सी डैश, इक्वेशन 1 है सी इज इक्वल टू, सी डैश क्या है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बटा ये क्या है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इससे ये कट जाएगा, ये आएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। अब सुनो, क्या कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिख सकते हो? हाँ, 2 दिन पहले लिखना सिखाया था मैंने पोटेंशियल में। जब भी बहुत सारे छोटे छोटे एन ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनता है तो वहां पे रेडियस इज इक्वल टू होता है एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये हम जानते हैं। तो कैपिटल आर को लिख सकते हो तुम एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर बटा स्मॉल आर, ये इससे कट गया। सी को उधर ले जाओ तो सी डैश इज इक्वल टू होगा एन का पावर 1/3 इंटू सी। मतलब बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, शायद हमें यह याद भी रख लेना चाहिए। और इसको समझने का बड़ा आसान तरीका भी था। क्या? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहां पे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। जब छोटे छोटे एन ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो रेडियस एन का पावर 1/3 टाइम्स चेंज होता है, तो कैपेसिटेंस भी एन का पावर 1/3 टाइम्स चेंज हो जाएगा। खत्म। नहीं, रिलेशन नहीं समझे बेटा, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। मान लो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स है स्मॉल आर रेडियस का, बहुत सारे, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस। अब अगर मिलके बड़ा स्फीयर बनाया तो जितना गुना इसका रेडियस होगा वो होगा n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। हम जानते हैं कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो जितना गुना रेडियस चेंज होगा उतना ही गुना कैपेसिटेंस चेंज होगा, n का पावर 1/3 इंटू सी। अरे गंगा गजोधर, ये देख, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। R डबल तो C डबल, R ट्रिपल तो C ट्रिपल, R हाफ तो C हाफ। यहां पे छोटे छोटे स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर था तो कैपेसिटेंस C है। अगर ये मिलके बड़ा ड्रॉप बनाए, वन ड्रॉप बनाए, तो इसकी जो रेडियस होती है n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस था।
तो C डैश बड़े वाले की कैपेसिटेंस n का पावर 1/3 इंटू सी आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। कितने ड्रॉप है? 1000 ड्रॉप, सबकी कैपेसिटेंस C थी, तो लिखो यहां पे C डैश इज इक्वल टू 1000 का पावर 1/3 इंटू सी। जा हाई थोड़ी ना आएगा सॉल्व करने तुम्हें। सुन, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा इंटू सी, मतलब 10C। ये आंसर आ रहा। बोलो। चलो भाई, चलो 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 चलो। n का पावर 1/3 इंटू आर कैसे आया? ये नानी के यहां से आया बेटा, अपने नानी के यहां गया था, अभी अभी 1-2 दिन पहले ही आया है। सौरभ, ये अपने बुआ के यहां से आया। सौरभ, कुछ समझ नहीं आया? अरे कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ये फिजिक्स है, कुछ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। कुछ नहीं आया तो कुछ की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। फीलिंग आ गई? हाँ बिल्कुल आना था। पावर 2/3 था ना n का, है कहां? हाँ कहां? लक्ष्य 2.0 किनके लिए? जो दिमाग से एकदम पैदल है, इनके लिए, इनके लिए जिनको ये भी नहीं पता कि n का पावर 1/3 कैसे आया। फ्लूड पर फ्लूड 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 जब भी किसी बहुत सारे छोटे छोटे एन ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो वहां पे वॉल्यूम कंजर्व रहता है, तो वॉल्यूम कंजर्व करके आया है। क्या कंजर्व करके आया? वॉल्यूम कंजर्व करके आया। और ये मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाते समय भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाते समय पढ़ाया था? पोटेंशियल पढ़ाते समय भी पढ़ाया था। चलिए, तो मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बता दी, एक स्फेयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, दो स्फेयर के कॉम्बिनेशन का भी कैपेसिटेंस निकालना सिखा दिया, छोटे छोटे स्मॉल बॉल बड़े बन जाते वो भी सिखा दिया। अब नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। आओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये मैंने एक प्लेट बनाया, अच्छे से नहीं बना, कोई बात नहीं, इससे बना के देखो, ड्राइंग इससे अच्छी बनती है, देखते हैं। हाँ देखो, अच्छी नहीं बनी, और कॉपी करके यहां लगा दो। हाँ, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। ये दो पैरेलल प्लेट बना लिए और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। और इस प्लेट का एरिया है a, एरिया है a, ओके। इस पर चार्ज मान लो हमने दिया +q, तो अच्छा कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब इस पर मैं चार्ज +q दे दूं कि एग्जैक्टली -q दूं। सर अलग अलग मैग्नीट्यूड भी तो रख सकते हो, लेकिन वो अच्छा कैपेसिटर नहीं बनेगा, तो इसलिए सबसे पहला केस हम यहीं से पढ़ेंगे, +q एंड -q। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंडेड होंगे? हां जी सर, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों प्लेट के बीच में ही बाउंडेड होंगे जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोगे। नहीं दोगे तो इधर भी आ जाएगा, जो किसी काम का नहीं है। अच्छा सर, अगर ऐसा हो तो कैसा? मान लो ये हमने लिया एक प्लेट जिसकी एरिया है a, और ये हमने लिया एक प्लेट जिसकी एरिया है 2a। हम कम खुरापात थोड़ी ना है, हम भी एकदम है लल्लू राम, 2a। अब सर हमने इस पर रख दिया +q, इस पर रख दिया -q, अब कैसे करोगे? अब हम अगला आइंस्टाइन हम ही हैं। हम बिहार के सीतापुर गांव के रहने वाले राम लक्ष्मण के बेटे कलुआ हैं हम, राम खिलावन के बेटे। अगला नोबेल प्राइज हमको ही मिलने वाला है सर। देखो ये a और ये 2a, अब बताओ यहां पे इफेक्टिव एरिया a लेंगे, मतलब सारा कैलकुलेशन a के हिसाब से होगा, छोटे वाले कैपेसिटर प्लेट के हिसाब से होगा, ठीक है। अगला नोबेल प्राइज बिहार में ही आने वाला है, हाँ देखना, यूपी में आएगा। हाँ यूपी में, बिहार में एक ही बात है, सब एक ही जैसा है। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। आओ सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज और समझना पड़ेगा कि ये एक कंडक्टिंग प्लेट लिया हमने, कंडक्टिंग प्लेट लिया, और इस कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज रखा हमने Q। इसके वजह से
आर डिस्टेंस पर कहीं भी, मतलब यहां पे वैसे तो अगर हम बहुत छोटे डिस्टेंस पे माने तो इस प्लेट को भी इन्फाइनेटली लार्ज प्लेट मान लेंगे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अगर यहां पे चार्ज मैंने कैपिटल क्यू दिया है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? सर कंडक्टिंग प्लेट है क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आप लिख सकते हो चार्ज डिवाइडेड बाई 2a बटा इप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज बटा 2 टाइम्स ऑफ एरिया। 2 टाइम्स ऑफ एरिया क्यों लिखा? क्योंकि कंडक्टर के दोनों तरफ सरफेस पर चार्ज रहता है। हाँ, महाराष्ट्र में भी आएगा, महाराष्ट्र में भी आएगा, चिंता मत करो। हाँ, सबके घर घर में एक नोबेल प्राइज छापने का मैं वो धंधा शुरू कर देता हूं। 10-10 रुपए भेजना, सबके घर नोबेल प्राइज भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, देखो इधर, सासाराम बबुआ का हाल बा बबुआ, देखा? ओ भाई साहब, कितना गंदा कर दिया मैंने, सब तुम्हारे वजह से हुआ है। हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बटा 2 टाइम्स ऑफ एरिया। 2 टाइम्स ऑफ एरिया क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस पर चार्ज रहता है। क्लियर? हाँ, एक बड़ा बढ़िया सवाल बनता है यहां पर। क्या बनता है? एक सवाल बनता है। करोगे? एक सवाल, एक सवाल। क्या? ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेस्ड वेरी नियर, प्लेस्ड वेरी नियर, पास में रख दिया। इस पर दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज और इस पर दिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों का एरिया ए है। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताओ, बिटवीन प्लेट। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? मान लो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां पे माइनस सिग्मा है, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर कंडक्टिंग है क्या? हाँ, कंडक्टिंग है भाई। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहां पे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, पॉजिटिव की वजह से आगे और निगेटिव की वजह से उसी की तरफ, तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या ये 2 सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट होगा? नहीं, ये 0 कह रहे हैं भाई मेरे। भाई भाई भाई, दोनों प्लेट के बीच में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, बिटवीन द प्लेट P, यहां पर बिटवीन द प्लेट। तो प्लस चार्ज कहीं है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होता है और माइनस की तरफ होता है, तो दोनों ऐड होंगे। 0 कहने वाले का मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, मैंने ये गलत लिख दिया इसलिए तुम 0 कह रहे हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तू पढ़े नोबेल प्राइज। शकल देखा है? मोहल्ले में जो पागल कुत्ते को उठाने वाली गाड़ी घूमती है ना, उठा के ले जाएगा किसी दिन तुम्हें। तो सर ये इलेक्ट्रिक बिल आपने गलत क्यों बोला? गलत है इसलिए बोला, गलत है इसलिए बोला। और बड़े बड़े लोग यहां पे गलती कर जाते हैं, बड़े बड़े लोग। सर ये क्या रीजन है यहां पे? ये बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला निकालने के लिए, तो सही तो निकाला है, क्योंकि एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट आता है। अगर चार्ज क्यू है तो क्यू अपन 2 इप्सिलॉन नॉट आएगा। सही तो है, इसमें गलती जैसी चीज तो कुछ नहीं दिखाई दे रही। एक प्लेट की वजह से कंडक्टर है तो सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट, और दूसरी की वजह से सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे गलती क्या हो रही? यहां पे गलती ये हो रही, गलती ये हो रही कि जब आप दो प्लेट को पास पास लाओगे तो कंडक्टर के दोनों सरफेस पर चार्ज होगा कि एक ही सरफेस पर चार्ज रहेगा? थोड़ा सा यहां पे फील करने वाली बात है, मैं रफ कर रहा हूं। जैसे मान लो अकेला कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे ये कंडक्टिंग प्लेट और साइड से देख रहे हो, तो इसके दोनों तरफ सरफेस पर चार्ज होगा। और अकेला ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके सरफेस पर दोनों तरफ निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जब तुम एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हां, तो जितने ये प्लस है ना इस माइनस के अट्रैक्शन की वजह से, और जितने ये माइनस अट्रैक्शन प्लस के अट्रैक्शन की वजह से पास पास आना चाहेंगे, तो चार्ज सिर्फ एक ही तरफ इकट्ठा होगा। बताओ मजे आए कि नहीं?
सर ये ऐसा भी कंसेप्ट हो जाता है, हाँ अरे भाई बहुत पास रखोगे तो कंडक्टर पे चार्ज फ्लो कर सकता है और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन चार्ज एक ही एज पर आएगा। अपनी भाषा में इसको लिखना भाई साहब, अपनी भाषा में इसको लिखो कि चार्ज एज पर आ जाएगा। मतलब यहां पे जब तुम देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही तरफ आएगा और इसका निगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही तरफ आएगा, अंदर के तरफ ही चार्ज रहेगा। जरा हम उस विजुअलाइजेशन से भी देखें तो यहां पर जो चार्ज है ना, फोटो बनाने में ऊपर दिखा दिया, लेकिन चार्ज सिर्फ इनर एज पे नीचे रहेगा और यहां पे इस इनर एज पे नीचे रहेगा, उस तरफ चार्ज ही नहीं आएगा, क्योंकि पास आने पर अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो एक ही सरफेस पर चार्ज आ जाएंगे। ओ भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट जैसा, अगर तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो तो तुमने बोला था ना कि इस एरिया पर सिर्फ चार्ज होता है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक प्लेट की वजह से आएगा सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट आगे की तरफ यहां पे, और इस निगेटिव की तरफ से भी वजह से आगे सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अच्छा, यहां पे सिग्मा को क्या लिखोगे? तो सर चार्ज तो एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे होगा ए पर, तो सिग्मा को लिखेंगे चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक सिंपल प्लेट हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आता है। क्या आता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और दो प्लेट है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट ही आएगा। और सिग्मा को हम क्या लिखेंगे? चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि एक ही एज पर चार्ज आएगा, दोनों एज पर चार्ज नहीं आएगा, दोनों एज पर चार्ज नहीं आएगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब आप ध्यान से देखेंगे, इसके साइड व्यू को देखेंगे तो साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो ये प्लेट है और मान लो ये प्लेट है, तो साइड व्यू जो इसका दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। मतलब है ये कंडक्टर, लेकिन उसके एक ही एज पर आपका चार्ज इकट्ठा रहेगा। बताओ, ये डिस्टेंस डी, यहां पे तो तुम मुंह अंदर डाल के देख रहे हो ऐसे चार्ज रखल है, और यहां पे साइड से देख रहे हो। मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है। मान लो ये प्लेट है तो यहां पे तुम ऐसे देख रहे हो और तुम ऐसे साइड से देखो। बताओ, हां यहां पे नहीं समझ में आया, बिल्कुल हो सकता है, बढ़िया कंसेप्ट है ये। क्या नहीं समझ में आया पूछो बेटा, मैं जरूर बताऊंगा, पूछो। यहां पे कमेंट में यहां पे लिखना होता है, जो नहीं समझ में आया ना वो यहां लिख दिया करो। सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो 7 नंबर पेज पे है, अपन कहां है? 16 पे है, 13 नहीं 14। बट डी ग्रेटर देन आर हो तो क्या होगा? डी ग्रेटर देन आर हो तो क्या होगा? वो सवाल नहीं पूछेगा तुमसे, वो सवाल नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना, वो सवाल नहीं पूछेगा। हां, डिफरेंट एरिया लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं रहेगा। देखो, छोटे वाले एरिया को कंसीडर करके सारे कैलकुलेशन किए जाएंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा में मत जाओ बेटा, है ना? ठीक है, आगे बोलो। सर जब कंडक्टर होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जब कंडक्टर होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये तेरा क्या, ये तेरा भैंसिया है? ये तो कंडक्टर ही है। क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। रिपल्सन नहीं होगा क्या पॉजिटिव चार्ज के बीच? अरे भाई ये सारा पॉजिटिव एक जगह, ये सारा निगेटिव एक जगह, दोनों एक दूसरे को एक तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? कर सकते हैं 3 चार्ज। क्यों सर? सिग्मा बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। सर फील आ गया, ठीक है, चलिए नहीं है डाउट, बिल्कुल सही समझ में आ गया बेटा। ठीक है, सही समझ में आ गया। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अगर मैं इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल देता हूं तो प्लेट के एक ही एरिया ए पर चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्यू बटा ए इसका होगा, और माइनस सिग्मा बोलता हूं तो ये भी होगा क्यू बाई ए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेट की वजह से इस तरफ आएगा, इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलता हूं E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं E2, सिंपल दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E1 प्लस E2। एक कंडक्टर है लेकिन एक ही एज पर चार्ज है, तो नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही सरफेस पर चार्ज है, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन एरिया, तो इसको लिख सकते हैं चार्ज अपॉन
ए इप्सिलॉन नॉट। बेटा नीट का पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल है, दो पैरेलल कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये पूछा हुआ सवाल है डायरेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है बेटा? क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सर यहां पे प्लेट इनफाइनेटली लार्ज तो नहीं है, ये सिंपल एरिया का प्लेट है, सिंपल एरिया का प्लेट है, इसको इनफाइनेटली लार्ज क्यों ले लिया? इनफाइनेटली लार्ज इसलिए ले लिया कि इस दोनों प्लेट को मैं बहुत पास रख रहा हूं। अब मैं बहुत पास रखूंगा और तुम बीच में कहीं जाके कैलकुलेशन करोगे तो इस प्लेट को इनफाइनेटली लार्ज लोगे कि नहीं लोगे? ले बता, तो प्लेट कितना बड़ा है? बोल बोल ना, प्लेट कितना बड़ा है? बोल बोल ना, प्लेट कितना बड़ा है? सर प्लेट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत पास रखा है, ये डिस्टेंस कम है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपेयर में, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ पूछ रहा हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? ई इंटू डिस्टेंस, ई इंटू डी। सर माइनस नहीं लिखोगे? अरे मुझे हायर पोटेंशियल पता है कि ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा ई इंटू डी लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। बोलो हां कि ना। बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपल। सर पता कैसे चल रहा है ये हायर पे है? ये हायर पे है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे है, ये नेगेटिव चार्ज पे, तो हायर होगा। ओके सर, अब मुझे बताओ कि तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, ठीक है। ये चार्ज कहां से आया? हमने रखा है चार्ज क्यों। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है चार्ज जो आपने रखा है उसका मैग्नीट्यूड बटा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यही होता है? हाँ, चार्ज क्यू बटा पोटेंशियल डिफरेंस रख दो, क्यू डी बटा ए इप्सिलॉन नॉट। यहां से क्यू से क्यू कटेगा, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए इप्सिलॉन नॉट बटा डी, क्या ये कैपेसिटेंस आ जाएगा? बोलो हाँ सर, ये तो कैपेसिटेंस आ गया साहब, जोरदार। हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमारा क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्यू डी बटा ए इप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू क्या हुआ? कट गया। ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ए इप्सिलॉन नॉट बटा डी आंसर आ गया। मतलब पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती सी, वो होती इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ये कैपेसिटेंस होती इसकी। सर जो हमने पहले पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, क्या यहां भी वही चीज हो गया? हां, देखिए ध्यान से, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा कैपेसिटर प्लेट का एरिया होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। कैपेसिटेंस प्लेट के बीच में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी जितना कम होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और उसके मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों प्लेट के बीच में लिख रहे हो। हां सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में लिख रहे हो तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। हां जी, अभी तूने क्या लिया है? दोनों प्लेट के बीच में एयर, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट आया है। क्या ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? 200% देख के तो यही लग रहा है। तो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितना होती है? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 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 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एयर बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, जब दोनों प्लेट के बीच में क्या है? एयर है, तो C इज इक्वल टू आएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हां भाई, एयर लेंगे तो इसलिए तो इप्सिलॉन नॉट है। अगर कोई K वाला मीडियम डाल दो तो, इफ मीडियम इज प्रेजेंट, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट होता तो कैपेसिटेंस आता K, या सिंपल बोलूं मैं, इप्सिलॉन एम, इप्सिलॉन नॉट, नहीं इप्सिलॉन एम ए बाई डी। एयर है तो इप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम है तो इप्सिलॉन एम,
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को K इंटू एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसको C डैश बोल दो जब कोई मीडियम प्रेजेंट है, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ C एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को, तो क्या हो जाएगा K इंटू सी नॉट, K इंटू सी। अगर एयर है तो कैपेसिटेंस C है, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम डाल दिया तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी गुना चेंज हो जाती है, K टाइम्स चेंज हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और मीडियम है तो एप्सिलॉन एम लिखेंगे। एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती K एप्सिलॉन नॉट। ये हम पूरा बहुत अच्छे से बहुत पहले पढ़ चुके हैं क्या, बहुत अच्छे से बहुत पहले पढ़ चुके हैं क्या ये चीज, बोलो। पता है ये छुट्टी छुट्टी लिखने कौन आता है, जिसका बहुत बैकलॉग हो गया है और जो पीछे चल रहा है, वो जानबूझ के आके यहाँ पे छुट्टी इसलिए लिखता है कि मास्टर बा जल्दी छुट्टी कर देगा तो हम बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। नहीं बेटा, तुम जाके पढ़ोगे तब बैकलॉग क्लियर होगा, यहाँ पे छुट्टी लिखने से थोड़ी ना होगा। है ना बेटा? बेटा ओ बेटा, सर एक बार डेल्टा भी बता दो प्लीज। क्यों भाई, डेल्टा भी ई डॉट डी होता है। प्रोपोर्शनल साइन बताया तो कांस्टेंट नहीं आएगा क्या सर प्लीज? जरूरी नहीं है कि हर प्रोपोर्शनल साइन के साथ कोई कांस्टेंट आए ही, कई जगह नहीं आता है बेटा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 भी तो होता है ना, बताओ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 भी तो होता है ना। E1 E2 एक ही डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि गधे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अबे होगा, और माइनस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, इसलिए ऐड हो रहा है। मतलब ऐसा भी कोई डाउट पूछता है? बोलो, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? चलो, अब नीट 2020 में एक सवाल पूछा है, उसको करके दिखाओ। कब 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 पूछा है? नीट 2020 में। कब पूछा बेटा? नीट 2020 में। ध्यान से करिए, पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं। 2 मिनट समय दिया तुम्हें, एकदम खुल के आराम से करो, एकदम आराम से करो, निकालो इसको, आंसर निकालो। अरे यार, बोलो, नीट 2020 का पूछा हुआ सवाल है भाई। नीट 2020 का वर्ल्ड का फाइनल भी है। देखने गए तो टांग तोड़ दूंगा। स्टेडियम में नहीं, स्टेडियम में जाने की औकात तो तुम्हारी वैसे भी नहीं है। स्टेडियम में जाने की औकात तो तुम्हारी वैसे भी नहीं है। टीवी में देखा तो भी टांग तोड़ दूंगा। बोलो, अरे कोई कर पाएगा? इतना समय दे दिया। मैं तो देखूंगा। हाँ तो देखना, फिर अगले साल आना बेटा यकीन में, यकीन 2026। सर वो तो 2 साल बाद है। हाँ तो तेरा कौन सा 2 साल में सिलेक्शन होने वाला है? मैं तो देखूंगा, बदतमीज कहीं के। सर ऐसा थोड़ी नहीं होता है, डॉक्टर बनना है तो क्रिकेट विकेट छोड़ दे। बेटा 21 लाख में ऐसा ही नहीं सिलेक्शन हो जाता है। 21 लाख में 20,000 सीट ऐसे ही नहीं हो जाता है। क्रिकेट का खुद को छोड़ना पड़ेगा। निकम्मे, बताओ यहां पे। एक तो ये पोल खत्म हो गया, आंसर नहीं निकाला मैंने अभी तक। चलो करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। जब एयर मीडियम है तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैराड। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो 30 माइक्रोफैराड हो गया, तो C डैश इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैराड। ओके, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो बेटा ध्यान से देखना, C 6 है। C बटा C डैश इज इक्वल टू, C की वैल्यू 6, ये क्या किया मैंने, अरे C की वैल्यू 6 और C डैश की वैल्यू 30।
सी को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम ए बाई डी। तो ए से कटा, डी से डी कटा, ये काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। तो 1/5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। 5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यही होता। 8 × 5 = 40, 40 4.4 समथिंग आएगा। अब ये दोनों दिख रहा मुझे, ये दोनों तो नहीं आएगा। 10 का पावर -10, 10 का पावर -13, ध्यान से देखो। तो 8 × 5 = 40, मतलब ये 44 के आसपास आएगा, इंटू 10 का पावर -12। तो 0.44 अगर तुम लिखते हो तो ये वैल्यू तुमने छोटी करी तो पावर बढ़ेगा, पावर -10 हो गया। थर्ड आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, थर्ड आ रहा है ना। सॉल्व करके देखो, सी आ रहा। देखते हैं कितने लोग कर पाए। हालांकि सिंपल एक डिवीजन का, बाप रे, सिर्फ 23%। प्रज्वल नाम का लड़का एक सेलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, आनंद कुमार आनंद, हो सिर्फ 23%। भाई साहब, इतनी ज्यादा खुशी कि मैं इस खुशी में क्या करूं, मुझे खुशी नहीं समझ आ रहा। प्लस एंड माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। लक्की का कहना है सर प्लस एंड माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया लक्की। कर देगा, कर दो, खत्म कर दो, 0 कर दो सबको। साले वो एक ही जगह पे रखा है क्या, बेवकूफ, एक ही जगह पे चार्ज रखा है क्या, अलग अलग प्लेट पर चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। भाई यार, भाई 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 भाई, इतना गधा कोई कैसे हो सकता है यार, इतना गधा कोई कैसे हो सकता है। तुम्हारा बैच करोड़ों गधों को मिला के एक एक गधा मिला है, तब जाके तुम्हारा बैच बना है, समझ में आया? करोड़ों गधे जब मिले हैं तब जाके तुम्हारा एक बैच बना है। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि इस प्लेट पे प्लस रखा है और दूसरे प्लेट पे बेटा माइनस रखा है, तो कैसे न्यूट्रलाइज होगा? क्या मैंने इसको तार से जोड़ दिया, टच करा दिया कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा? मतलब एक चार्ज यहां रखा और एक चार्ज यहां रखा, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग जगह पे रखा है। तो वाह बेटा वाह, ऐसे ही थोड़ी ना नोबेल प्राइज के लिए तुम नॉमिनेट हुए हो, कुछ तो बात होगी लक्की, ओ लक्की, कुछ तो बात होगी। ऐसे ही कोई नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट थोड़ी ना हो जाता है, कुछ तो करेक्टर होना चाहिए नोबेल प्राइज लेने के लिए। देखो, ये मैं फिर से पूरा ड्राइव करा रहा हूं। मान लो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, तो इस निगेटिव चार्ज का इसकी तरफ E2, क्योंकि पॉजिटिव से दूर और निगेटिव की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो होगा, अगर ये सिग्मा है तो इसके वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक ही तरफ चार्ज है कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर की दोनों तरफ चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही तरफ होने की वजह से नॉन कंडक्टर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, प्लस इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सर ये तो इनफाइनाइट प्लेट का है, क्या ये इनफाइनाइट प्लेट है? बेटा हमने बहुत कम डिस्टेंस रखा है दोनों के बीच में, तो इसलिए इसको बहुत बड़ा प्लेट मानेंगे। तो क्या सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? ये तो कोई रट भी ले, इतनी बार पढ़ा दिया। अब कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो यहां का पोटेंशियल है V1 और यहां का पोटेंशियल है V2, तो जो डेल्टा V होगा V1 माइनस V2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डेल्टा V डॉट डी होता है, हमने ले लिया इसको हायर, ये लोअर, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? एक ही तरफ ए एरिया पर चार्ज है, तो सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए। तो जो डेल्टा V है वो आ जाएगा आपका डेल्टा V इज इक्वल टू, सिग्मा को लिखोगे Q बाई ए
डी बाई इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है Q डी बटा ए इप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। देख बेटा, तुम्हें मैं कितना भी गरिया दूं, लेकिन अल्टीमेटली सारा डाउट बता देता हूं। और देख, रिपीट करने से पहले तू लिखता, उससे पहले मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। देख, मुझे पता है ना कि दिमागी हालत तुम्हारी कैसी चल रही है। आई नो वेरी वेल, यू नो आई नो बिकॉज यू नो आई नो दैट यू आर नो। अरे तू कहां से आ गया, चलना चल। कैपेसिटेंस आ गया, अगर कोई मीडियम डालोगे, मीडियम ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी डैश हो जाएगा के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, और सी हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी जब एयर प्रेजेंट था। तो एयर प्रेजेंट था तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और कोई मीडियम हो तो के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है ये बात पूरी अच्छी तरीके से? आओ अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, ड्यू टू अदर। तो एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। एक प्लेट पर चार्ज क्या है सर? Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? ये निकाला ना, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। ये लिख लेंगे सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। ये भी गलत है सर अब ये गलत क्यों है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं ना। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है जरा समझना, कि मान लो ये दो प्लेट है, तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो एक प्लेट पर निकाला है कि प्लेट के बीच में निकाला है? बोलो, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो एक प्लेट पर निकाला है कि प्लेट के बीच में निकाला है? सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट के बीच में निकाला है। हम बोल रहे हैं कि इसके वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इस पर अगर मैं फोर्स लिखना चाहता हूं तो मैं इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा ना इस पर, क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पर फोर्स तो लगाएगा नहीं। मेरी बात सुनिए, इन दोनों प्लेट के बीच में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड किया था। हां, अब जब इस पे आप फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में ये जो फोर्स है QE, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का आएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा? सर ये खुद के वजह से खुद पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। वैसे भी अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r डिस्टेंस पर होता है। यहीं पर चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तुम अगर बोलो कि ये Q चार्ज है और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अनडिफाइंड होगा, वो उसके आसपास फील्ड बनेगा, उसके ऊपर थोड़ी ना फील्ड बनेगा। हां सर, उसके ऊपर तो फील्ड नहीं बनेगा। तो यहां पर फोर्स लिख रहे हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लोगे, एक ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे। तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो होगा बेटा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। और वैसे भी जब तुम फोर्स लिख रहे हो तो एक प्लेट का चार्ज और दूसरे प्लेट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये आएगा Q इंटू सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट है। तो ये फोर्स की वैल्यू आएगा, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। मतलब यहां पर फोर्स क्या आ रहा है, किस पर फोर्स? फोर्स ऑन वन प्लेट, वन प्लेट ड्यू टू अदर, ड्यू टू अदर, वो आएगा Q इंटू ई। चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन एरिया। तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फोर्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रेशर कितना आ जाएगा? अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स उसको एरिया से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एरिया को सिग्मा बोल सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या है ये? प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया? क्या इस बात का फील है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, दिल बना दीजिए, हार्ट बना दीजिए। अबे कुछ मत बना, पर अच्छे से दिल बना दीजिए, हार्ट बना दीजिए, आग लगा दीजिए, पढ़िए मत, यही करिए। कमेंट करके बताइए। कमेंट ही करेगा तो समझेगा कब? पढ़ ले अच्छे से। दिल बना दीजिए, आग लगा दीजिए।
आइए बनाइए, दिल बना दीजिए, आग लगा दीजिए, सिलेंडर बना दीजिए, सिलेंडर बना दीजिए, आलू बना दीजिए, बैगन बना दीजिए, कद्दू बना दीजिए, लड्डू बना दीजिए, कद्दू, कद्दू बैगन। समझ ले इसको ढंग से। और सुन, और जो कह रहा नहीं समझ में आया उसके लिए देख अभी, उसके लिए देख अभी, नहीं समझ में आया देख इधर बताता हूं, देख ध्यान से। हाँ, कद्दू बैगन बना दे। चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया अभी देखिए और कद्दू बैगन बनाइए। सुनिए, बहुत आसान है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देख ध्यान से मेरी आंखों में, देखेगा तुम्हारे से आंख कौन मिलाएगा रे, बंद कर लेता हूं। देख इधर, देख दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो मस्ट बी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव देंगे दूसरे प्लेट पर उतना ही निगेटिव देंगे। अगर प्लेट की एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है, तो इनर सरफेस पर ही चार्ज आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं सिग्मा बोल देता हूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। एक ही एज पर चार्ज जमा हो गया, इसलिए ये नॉन कंडक्टर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट की वजह से, दोनों प्लेट के बीच में एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आगे, निगेटिव चार्ज की तरफ आगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, वो आएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू बोल सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू बोल सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। देखिए यहां लिख के दिखाया है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आ गया तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अपॉन एरिया इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी। तो Q बटा A इप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। हाँ, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बटा डेल्टा V। चार्ज क्या है Q, डेल्टा V क्या है Q डी बटा ए इप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कटेगा, इप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, डी आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू हो गया इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट। अगर एयर मीडियम है तो इप्सिलॉन नॉट आएगा, कोई दूसरा मीडियम है तो यह आएगा इप्सिलॉन एम ए बाई डी। यहां पर इप्सिलॉन एम को लिख सकते हैं के इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आ गया। अगर एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर फोर्स पूछेंगे तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। चार्ज है एक प्लेट का Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम, फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का लिखेंगे तो Q एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर प्रेशर लिखते हो तो प्रेशर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, फोर्स बटा एरिया। एक एक चीज देख, सब कुछ करेक्ट लिखा है। कद्दू बना दीजिए, आग लगा दीजिए, और बैगन बना दीजिए, कद्दू बैगन बना दीजिए।